नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। सीधे आपको लिए चलते हैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब तक तो ऐसे ही होता था। मान साहब चाहते मामले को दबा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ब खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, तब मैंने भी अपने फूड मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे ही एक्शन लिया था। उसके भ्रष्टाचार के सबूत मेरे पास आए थे, तब भी किसी को नहीं पता था। मैंने खुद ब खुद उसके खिलाफ एक्शन लिया था। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार मतलब अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे बख्शेंगे नहीं। अभी तक देखा गया कि सारी पार्टियों में आपस में सेटिंग होती थी। अपनों को पकड़ना तो दूर, ये एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ भी एक्शन नहीं करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी अपने खुद के लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक्शन ले रही है। मान साहब के इस डिसीजन से लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सरकार इतनी ईमानदार भी हो सकती है क्या। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू हैं और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे, कैसे इसका विरोध करे। तो विपक्ष कह रहा है, देखो देखो, सरकार बनने के 2 महीने में इनके लोगों ने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं, पहले दिन से ये लोगों को लूटना चालू कर देते हैं, रोज लूटते हैं। पर दुनिया के इतिहास में ये पहली सरकार है जो पता लगते ही सख्त से सख्त एक्शन लेती है, चाहे गुनाह करने वाला अपना ही क्यों ना हो। करप्शन देश के साथ गद्दारी है, भारत माता के साथ गद्दारी है। कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भारत माता के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गर्दन कट जाएगी, लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है। ना गद्दारी करेंगे, ना किसी को करने देंगे। बचपन से घर में माँ बाप ने ईमानदारी के संस्कार दिए हैं। ये जो हमने किया है, ये करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत हमें भगवान से मिलती है, ऊपर वाले से मिलती है। आज पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है जो कट्टर ईमानदार सरकार दे सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी और सरकार चलाने के लिए देखो जी, थोड़ी तो करप्शन करनी पड़ती है, थोड़ी तो गड़बड़ करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया कि पार्टी और सरकार बिना भ्रष्टाचार के ईमानदारी से भी चल सकती है। भारतीय राजनीति बहुत खराब हो गई है, बहुत दूषित हो गई है। भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी एक नई शुरुआत है, ईमानदारी और देशभक्ति की शुरुआत, एक सुनहरा भारत बनाने की शुरुआत। भारत माता की जय, जय हिंद। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे भगवंत मान की तारीफ करते हुए, कहते हुए कि भगवंत तुम पर गर्व है, हमें भ्रष्टाचार, देश के साथ गद्दारी है, कोई अपना भी चोरी करेगा तो हम बख्शेंगे नहीं। उदाहरण उन्होंने अपना भी दिया कि खुद अपने खाद्य मंत्री असीम अहमद खान को कैसे उन्होंने उसकी जांच की थी और फिर बर्खास्त किया था, गिरफ्तार कराया था। और अब वही काम भगवंत मान ने किया। विजय सिंगला जो कि मंत्री हैं भगवंत मान कैबिनेट में, उनको गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, 1% कमीशन को लेकर उनकी शिकायत मिली थी भगवंत मान को। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने असीम अहमद खान जो कि अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री थे, उनके खिलाफ जब भ्रष्टाचार की शिकायत आई तो उनको गिरफ्तार किया था। और अब भगवंत मान पर गर्व करने की बात भी कह रहे हैं। सुन लेते हैं भगवंत मान ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। नमस्कार जी, मैं आज एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं। जैसा कि सबको पता है कि आम आदमी पार्टी सच्चे दिल से ईमानदार
पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक एंटी करप्शन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की सरकारें तहे दिल से ईमानदार सरकारें हैं। हम एक पैसे की भी हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे ध्यान में एक केस आया कि मेरी सरकार का, पंजाब सरकार का कैबिनेट मंत्री अपने डिपार्टमेंट में टेंडर और बाकी खरीद फरोख्त में से 1% कमीशन मांग रहा था। तो मैंने उसको गंभीरता से लिया और मैं एक्शन लेने जा रहा हूँ। उस मंत्री का नाम है डॉक्टर विजय सिंगला, जो कि सेहत मंत्री पंजाब में कैबिनेट में थे। जब मैंने उनको ये सबूत दिखाए तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया। तो हम चाहे अपने हों चाहे बेगाने हों, 0 टॉलरेंस है हमारी रिश्वतखोरी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम अपने मंत्री पर सख्त एक्शन ले रहे हैं और पुलिस का मामला भी, पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दे रहे हैं। तो भगवंत मान को आपने सुना। और उधर पंजाब में भ्रष्टाचार में मंत्री के दामन पर दाग से बीजेपी खूब हमलावर है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आंसुओं को घड़ियाली बता रही है। गौरव भाटिया को सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। पंजाब की जनता कह रही है भ्रष्टाचारी गए कांग्रेस पार्टी, महाभ्रष्टाचारी आ गए। शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। और आपका जो एक बनावटी ट्वीट देखा, कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू भगवंत। ये जो घड़ियाली आंसू है ना, देश के घड़ियाल भी शर्मा जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। तो दिल्ली में बीजेपी मान सरकार और अरविंद केजरीवाल को घेर रही है, तो हरियाणा के मंत्री अनिल विज पंजाब सरकार के कदम की सराहना करते हुए नजर आए। बेईमानी को खत्म करने के लिए अगर ईमानदारी से काम किया है तो सराहनीय बात है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए फोन लाइन पर मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ रहे हैं। जगविंदर, कहीं ना कहीं भगवंत मान ये संदेश देने में कामयाब हुए हैं कि भाई ईमानदार सरकार है। अब आगे तो 5 साल में पता चलेगा कि कितनी ईमानदार है, कितनी सफल, कितनी असफल, लेकिन शुरुआती संदेश अपनी सख्ती का दे दिया है भगवंत मान ने। ये बहुत जरूरी बनता भी था। जब बहुत बड़ा मैंडेट आया हो तो बाकी नेताओं को भी कंट्रोल में रखने के लिए ये संदेश देना बड़ा जरूरी होता है और अफसरों के लिए भी बड़ा सही है। और वाकई ये सही कदम है। किसी भी भ्रष्टाचार को दबाने की बजाय उसको पकड़ना चाहिए और उसको सजा दिलवाने का काम करना चाहिए। लेकिन ये महीने से एक खेल चल रहा था शोभना, मैं बताता हूँ ये पूरा मसला है क्या। 1 महीना पहले एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मोहाली में तैनात थे, उनको फोन आता है और फोन मंत्री बुलाते हैं उनको और मंत्री और उनके ओएसडी कहते हैं कि आपने टोटल जो है 41 लाख के जो है वो नए काम 41 करोड़ के नए काम अलॉट किए और 17 करोड़ की पेमेंट की है आपने, तो ये कुल मिलाकर 58 करोड़ बनता है और इसका आप 2% कमीशन दीजिए। वो अफसर 6 महीने बाद रिटायर होने वाला था। उसने कहा आप मेरी जगह कोई दूसरा आदमी लगवा ले, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। उसको बाद में 20 मई को फिर दोबारा बुलाया गया और ये कहा गया कि चलिए आप इस तरह से कीजिए कि 1% कमीशन दिया कीजिए आगे से और 10 लाख रुपए एक मुश्त दीजिए। उस अफसर ने ये सारी रिकॉर्डिंग कर ली और उसने चीफ मिनिस्टर को इसकी जानकारी दे दी कि मेरी 6 महीने बाद रिटायरमेंट है और मेरे पर ये दबाव बनाया जा रहा है, जबकि मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप मेरी बजाय कोई दूसरा आदमी लगा लीजिए, मेरे से काम नहीं होगा। भगवंत मान ने उसकी ये बात सुनने के बाद उसे कहा कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चाहे मंत्री हो चाहे कोई अफसर हो, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। इसी आधार पर वो रिकॉर्डिंग लेने के बाद रिकॉर्डिंग करवाई गई पहले मंत्री की और उसके जो ओएसडी हैं उनके प्रदीप कुमार, तो मंत्री और ओएसडी दोनों के खिलाफ मोहाली के फेज 8 थाने में केस दर्ज किया गया। दोनों को गिरफ्तार करके वहीं रखा गया है और उनको वहीं से कोर्ट में पेश किया जाएगा और पूरी एफआईआर एबीपी न्यूज के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल। और बिल्कुल यहाँ ये याद करना भी बेहद जरूरी है कि भगवंत मान ने मुख्यमंत्री बनते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचार करे तो उसको रिकॉर्ड कीजिए और मुझे भेजिए, मैं एक्शन लूंगा। और अब उन्होंने अपने ही मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। तो चलिए मातृभूमि में अब आगे बढ़ेंगे और बात ज्ञानवापी विवाद की करेंगे, जिसमें आज जिला कोर्ट ने तय कर दिया है कि पहले मेंटेनेबिलिटी को लेकर सुनवाई होगी। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने कहा है कि ऑर्डर 7 रूल 11 पर पहले सुनवाई होगी।
यानी मुस्लिम पक्ष की जो मांग है कि ये मामला कोर्ट में चलने लायक नहीं है, उस पर कोर्ट पहले सुनवाई करेगी। 26 मई को इस मामले में अगली बहस होगी। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से सर्वे की रिपोर्ट और फोटो वीडियो की मांग की थी, जिसको कोर्ट ने स्वीकार किया। आज शाम तक कोर्ट सर्वे रिपोर्ट, फोटो और वीडियो देने का आदेश जारी कर सकता है। इसके बाद कल कानूनी कार्रवाई के बाद संभव है परसों वादी को सभी दस्तावेज दे दिए जाएं। और हम आपको बता दें कि ज्ञानवापी मुद्दे पर आज जब वाराणसी अदालत में सुनवाई हो रही थी, तब वहां हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन भी मौजूद थे। कोर्ट ने क्या कुछ कहा, सुनिए वकील विष्णु जैन की जुबानी। पूरे देश की निगाहें ज्ञानवापी पर लगी हुई हैं कि इस पूरे मामले में आगे क्या होगा। मेरे साथ विष्णु जैन जी मौजूद हैं, हिंदू पक्षकार हैं, उनके वकील हैं। क्या रहा आज अदालत में, क्या चीज़ें हुई, जरा बता दीजिए। देखिए, आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से एप्लीकेशन फाइल की गई थी कि जो 7/11 की उनकी एप्लीकेशन है मेंटेनेबिलिटी की, वो पहले डिसाइड की जाए। हमारा उसमें सिर्फ इतना ही कहना था कि साथ साथ जो कमीशन की रिपोर्ट है वो भी पढ़ी जाए, और माननीय न्यायालय ने हम दोनों पक्षों को सुनने। तो देखिए, आज अब कोर्ट ने जो सुनवाई है वो 26 मई से शुरू होगी। पहले कोर्ट इस बात पर सुनवाई करेगा कि ये केस चलना भी चाहिए आगे या नहीं, क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि भाई ये केस बनता ही नहीं है, ये सर्वे बनता ही नहीं है। ये केस जो संसद में जो कानून पारित हो चुका है, वर्शिप प्लेस एक्ट, उसके खिलाफ है, तो इसलिए ये मामला नहीं बनेगा। तो पहले कोर्ट में ये सुनवाई की जाएगी कि ये मामला आगे सुनना है या नहीं, केस चलने लायक है या नहीं। इस पर 26 मई को सुनवाई शुरू होगी। और हिंदू पक्ष के एक और वकील शिवम गौर ने कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी दी। उनसे बात की हमारे संवाददाता रणबीर ने, सुनते क्या कुछ कहा। ज्ञानवापी मामले में आज क्या हुआ ये समझने के लिए मेरे साथ हिंदू पक्ष के वकील शिवम गौर साहब हैं। गौर साहब, आज क्या हुआ कोर्ट में, क्या कोर्ट ने कहा है? देखिए, ऐसा है, माननीय हरिशंकर जैन साहब के द्वारा कल एक दरख्वास्त लगाई गई कि पहले हमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी उस एडवोकेट कमीशन की जो चिप का मटेरियल है, कंटेंट है, वो अवेल कराया जाए। उसकी लाइट में हम 7/11 के आर्गूमेंट्स कोर्ट के सामने रखेंगे। राखी सिंह की तरफ से कुछ ऐसा नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा गया। हमारी तरफ से एक रिपोर्ट आती है ना आए, हम अपनी 7/11 के आर्गूमेंट्स एडवांस करने के लिए तैयार थे, कल भी आज भी। न्यायालय ने आज एक कंबाइंड ऑर्डर दिया कि 26 मई को आर्गूमेंट्स शुरू होंगी 7/11 के ऊपर। उसके साथ साथ जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, जिसके लिए हरिशंकर जैन साहब द्वारा मांग उठाई गई है, वो अवेल कराने के लिए भी डिटेल्ड ऑर्डर आज हो जाएंगे। और 7 दिन के अंदर उसको मिलने के बाद में, जब वो पार्टीज़ को मिल जाएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्शन, क्लैरिफिकेशन या सबमिशन जो भी कोई पार्टी फील करती है, वो फाइल करने के लिए 7 दिन का अतिरिक्त समय रहेगा। तो जो फोटो, वीडियो और सर्वे रिपोर्ट है, ये कब तक मिल जाएगा आप लोगों को? देखिए, मैं समझता हूँ यदि आज आदेश डिटेल्ड ऑर्डर हो जाएंगे और कल फाइलिंग होती है, तो परसों तक ये सबको अवेल हो सकता है जी। और उसके बाद फिर प्रक्रिया क्या होगी? पहले मेंटेनेबिलिटी पे बहस होगी? ये क्लियर हो चुका है। 7/11 की आर्गूमेंट सबसे पहले की जाएंगी। 26 तारीख को ये शुरुआत होगी अंजुमन इंतज़ामिया का, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है अंजुमन इंतज़ामिया की है, तो अंजुमन इंतज़ामिया इसको स्टार्ट करेगा। उसके बाद में हम अपना पक्ष रखेंगे और कंक्लूड करके फिर ये डिस्पोजल के लिए जाएगा। जब ये डिस्पोज ऑफ हो जाएगा तब बाकी पिटिशंस पे हियरिंग? कुछ पिटिशन इसके बाद में बच नहीं जाएगी। जो भी इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन थी वो उस वीडियोग्राफी को लेकर के थी, जो ऑर्डर साथ के साथ कर दिया गया है कि ऑर्डर, क्योंकि जज साहब ने भी इस बात को डाइस पर बैठ करके कहा है कि जो फोटो है, जो वीडियो है, वो कमीशन की रिपोर्ट का एक पार्ट है और एज पर द लॉ वो मिलना ज़रूरी है। क्योंकि ऑब्जेक्शन आने के लिए, किसी प्रकार के सबमिशन के लिए या किसी प्रकार का क्लैरिफिकेशन एडवोकेट कमिश्नर से डिमांड करने के लिए पार्टीज़ के पास में फ़ोटोज़, वीडियोज़ होना ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल सर ये कि मान लीजिए 1 हफ्ते में आप लोगों को आपत्ति दाखिल करनी है, 1 तारीख से कोर्ट बंद हो रहा है, तो क्या 1 महीने फिर उसके बाद सुनवाई नहीं होगी? देखिए, उसको लेकर के अभी ऐसा कोई कंसिडर नहीं रखा गया है कि अभी ये भी निश्चित नहीं है कि क्या जून में सुनवाई कंटिन्यू रहेगी या स्पेशल कोर्ट बिठाया जाएगा। उसके लिए हमें 26/5 के आर्गूमेंट्स का इंतजार करना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी, ज्यादा अपडेट लिए हुए मेरे सहयोगी रणबीर वाराणसी से लाइव जुड़ रहे हैं। रणबीर, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी कि देखिए, वकील साहब ने ये तो साफ कर दिया कि भाई मेंटेनेबिलिटी को लेकर सबसे पहले सुनवाई होगी, और अगर कोर्ट ये कह देती है कि भाई इस केस को आगे चलना ही नहीं चाहिए, तो फिर ये जो सर्वे रिपोर्ट, फोटोग्राफ, ये मतलब ये कुछ कंफ्यूजन है, इसको कैसे समझे हम? देखिए, मेंटेनेबिलिटी को लेकर के बहस होगी, परसों से उस पर सुनवाई होगी और ये तय हो जाएगा कि ये कोर्ट में सुनवाई के लायक है कि नहीं।
चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ज़िला जज को ये मामला सौंपा था, जिला जज थोड़ा समय लेंगे कल का, थोड़ी सी इस मामले को जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद परसों से दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें देंगे। और हिंदू पक्ष ने जो दावा किया है कि जो 1991 का वर्शिप एक्ट है वो लागू इसलिए नहीं होता है क्योंकि 1942 तक यहाँ पे पूजा होती थी, और उसका हवाला दे रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये सुनवाई के लायक नहीं क्योंकि वर्शिप एक्ट है। तो उन सारी चीज़ों पे बहस होगी, एक बार बहस जब पूरी हो जाएगी तभी पिक्चर साफ होगी। लेकिन फिलहाल जो सर्वे की रिपोर्ट है वो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ये तमाम सारी चीज़ें दोनों पक्षों को मुहैया कराएंगी, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि ये भी एक जो इस पूरी प्रोसीडिंग है उसका पार्ट है कि जो सर्वे हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स वकीलों को मिले, तो दोनों पक्षों को इन डॉक्यूमेंट्स को दिया जाएगा ताकि वो अपनी आपत्ति बनाकर दे सके। तो ये लंबी चलने वाली एक कानूनी प्रक्रिया है और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई है, ज़िला अदालत से हुई है। दोनों पक्षों के पास विकल्प है बड़ी अदालत में भी जाने का, अगर मान लीजिए कि नीचे की कोर्ट कोई फैसला देती है और उस फैसले पर संतुष्ट नहीं होते हैं, तो जो भी पक्ष संतुष्ट नहीं है वो ऊपर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले सुनवाई मेंटेनेबिलिटी को लेकर के होगी कि ये मामला कोर्ट में सुने जाने लायक है कि नहीं। ऐसे में दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि बिल्कुल सुनने लायक है और मुस्लिम पक्ष कह रहा नहीं है। तो फिलहाल ये कोर्ट पर है, जज साहब को तय करना है। परसों से बहस शुरू होगी, देखना होगा कि ये बहस कितनी लंबी चलती है। बस एक छोटा सा जवाब और रणबीर मुझे दे दीजिए। मेरा सवाल ये है कि अगर मेंटेनेबिलिटी यानी इस केस को लागू करना है, इस केस पर सुनवाई होगी, तो क्या ये रोज सुनवाई की जाएगी क्योंकि 8 हफ्ते का वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? छोटा सा जवाब। सवाल दोहरा दे प्लीज। मैं ये चाहती हूँ जानना कि अगर कोर्ट ये कहता है कि हाँ भाई इस पर सुनवाई होगी, तो क्या रोज सुनवाई होगी इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का वक्त दिया है। देखिए ये संभव है, जज साहब को तय करना है कि चूंकि 2 महीने का समय है और 2 महीने में ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फैसला ही दे देना, सुनवाई करनी है, जल्दी सुनवाई करनी है और 1 महीने की छुट्टियां हैं। तो जज साहब के हाथ में है कि वो किस तरीके से इसको फास्ट ट्रैक के मोड में सुनते हैं कि डेली बेसिस पे सुनवाई होगी या किस तरीके से सुनेंगे, ये फिलहाल परसों की सुनवाई के बाद तय होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को हैदराबाद और चेन्नई जाएंगे। पीएम हैदराबाद में आईएसबी हैदराबाद के 20 साल होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई में 31,400 करोड़ की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को दौरे पर रहेंगे, हैदराबाद जाएंगे, चेन्नई जाएंगे। आईएसबी हैदराबाद के 20 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसमें हिस्सा लेंगे और चेन्नई में 31,400 करोड़ की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आप जानते ही हैं कि देश भर में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद खूब गर्म है। काशी और मथुरा की गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार को हिंदू संगठन कई दिनों से विष्णु स्तंभ बता रहे हैं। 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनी कुतुब मीनार में हिंदू पक्ष ने पूजा अर्चना की मांग की है। इस मांग पर आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई है। पूजा के अधिकार पर अदालत अपना 9 जून को फैसला सुनाएगी। (823) साल से खड़ा कुतुब मीनार कभी बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हुआ तो कभी भूकंप के झटके से सहमा। लेकिन हर बार पहले से और बेहतर होकर निखरा। लेकिन 823 साल बाद इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अस्तित्व को अब चुनौती मिल रही है और इतिहास की किताबों में 1199 से पहले के पन्नों को पलटा जा रहा है और दावा है कि तब कुतुब मीनार परिसर में 27 मंदिर थे। इन 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद और मीनार बनाई गई थी। कुतुब मीनार को हिंदू संगठनों ने विष्णु स्तंभ बताया है। हिंदू पक्ष के दावों वाली बात कुतुब परिसर में भी चस्पा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इस परिसर का निर्माण हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया, लेकिन विष्णु स्तंभ का कोई उल्लेख नहीं है। ये एक पट्टिका लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जब इसका जो कुतुब मीनार है जब यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है तो उसमें जो प्रयुक्त खंबे तथा दूसरी वस्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी।
इन्हीं दावों को आधार बनाकर हिंदू पक्ष ने कुतुब मीनार पर दावेदारी पेश की और कुतुब परिसर में पूजा पाठ शुरू करने के लिए साकेत कोर्ट में याचिका दाखिल की। कुतुब मीनार परिसर में पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मांग का विरोध किया। कहा पूजा का मौलिक अधिकार इस मामले में लागू नहीं होता है, एक धरोहर की पहचान नहीं बदली जा सकती। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी कर ली है और फैसले की तारीख तय की है 9 जून की। कुतुब परिसर में हिंदू पक्ष पूजा अर्चना की मांग कर रहा था तो मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने कुतुब परिसर में मौजूद मुगल मस्जिद में भी नमाज पर पाबंदी लगा दी है। सीओ साहब ने हमसे कहा कि भाई आप मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा भाई क्यों नहीं पढ़ेंगे? कि जी बस ऊपर से ऑर्डर आ गया है, अब नहीं पढ़ेंगे आप नमाज यहाँ पे। तो हमने कहा आज जुमा है, आज पढ़ लेने दो, बाकी हम पूछेंगे ऊपर जा करके। आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं पढ़ सकते नमाज यहाँ पे। तो उन्होंने मना कर दिया। हमने कहा हम 4-5 आदमी हैं, हमको ही पढ़ने दो, बाकी लोग जो आते हैं वहाँ गेट पे खड़ा कर दो अपना आदमी, सिक्योरिटी वाले वो रोक देंगे, हम तो पढ़ लें। तो हमसे भी कहा नहीं, आप भी नहीं पढ़ सकते, आप यहाँ से मस्जिद में आप नहीं जा सकते। मौजूदा विवाद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को लेकर है, जिसकी एक मीनार के रूप में कुतुब मीनार खड़ा है। इस मीनार और मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में शासन स्थापित करने वाला पहला विदेशी शासक था। इससे पहले कई मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर लूटपाट की थी, लेकिन शासन नहीं किया था। इतिहासकारों के मुताबिक कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हिंदुस्तान में इस्लाम के उदय का प्रतीक है, तो वहीं कुतुब मीनार हिंदुस्तान में इस्लामिक साम्राज्य का नींव दर्शाती है। जानकारों के मुताबिक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण अफगानिस्तान की जाम मीनार से प्रेरित होकर भारत में करवाया था। कुतुब मीनार विवाद मामले के वकील और याचिकाकर्ता हरिशंकर जैन से एबीपी न्यूज के संवाददाता अंकित गुप्ता ने खास बातचीत की, जिसमें हरिशंकर जैन ने भगवान के अस्तित्व और पूजा के अधिकार की बात कही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हरिशंकर जैन जो हैं मेहरौली का जो कुतुब मीनार परिसर है वहां पर पूजा का अधिकार मांगने वाली अपनी याचिका, जिसमें जैन समुदाय से होने के नाते या खुद भी याचिका करता है भगवान ऋषभ देव की तरफ से, बड़ी मजबूत दलीलें रख कर आ रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं। जैन साहब, ये तो एक तरह से आपका व्यक्तिगत केस भी है, आप खुद भी इसमें जो है मांग कर रहे हैं कि आपकी श्रद्धा जो है उसका पालन करने दिया जाए, लेकिन एएसआई की जो दलील थी वो तो ये थी कि अब संरक्षित स्मारक है, इसमें हम पूजा कानूनन दे ही नहीं सकते 1958 का एक्ट। देखिए, एएसआई को जो कहना तो उन्होंने कहा, मैं भी एएसआई का वकील होता तो यही कहता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में अधिकार है, पूजा का अधिकार है, और वो पूजा का अधिकार कोई भी संस्था नहीं ले सकती है। और साफ साफ कोर्ट सामने कहा गया कि अयोध्या केस में कहा है कि राइट टू वर्शिप। 9 जून को कौन कौन से पहलू हैं? तो क्या पहलू नंबर 1 कि मेंटेनेबल है नहीं याचिका, और दूसरी ये कि आप जो ट्रस्ट बनाने की मांग कर रहे हैं वहाँ पूजा की अनुमति के लिए, इन सभी पहलुओं पर आएगा 9 जून को? मेंटेनेबल कोई मुद्दा नहीं है। अपील की मेरिट पर सुनवाई हुई है, अपील की मेरिट पर सुनवाई हुई है, और कोर्ट ये फैसला देगी कि लोअर कोर्ट का जजमेंट सही है कि गलत है। यानी पूजा का अधिकार मिलना है या नहीं मिलना है, इस पर आदेश आएगा? नहीं, इस पर आएगा कि मेरा सूट पूजा का अधिकार मांगने वाला चले कि न चले। अच्छा, उसके बाद सूट चलेगा। तो आपने सुना, निपुण सहगल ने बातचीत की और मेरे साथ इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लिए हुए अंकित गुप्ता हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। वो रिपोर्टर जो आज साकेत कोर्ट में भीतर मौजूद थे जब ये पूरी सुनवाई चल रही थी। अंकित गुप्ता, अब आगे क्या? अब आप ये कहिए कि 9 जून को फैसला आ जाएगा, या भी कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनको कोर्ट कंसीडर कर सकता है 9 जून को?
बिल्कुल शोभना, इस वक्त सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर 9 जून को क्या होगा। क्या 9 जून को अदालत ये तय कर देगी कि कुतुब मीनार परिसर में पूजा का अधिकार मिले या नहीं मिले? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। 9 जून को क्या होगा? 9 जून को अगर अदालत अपना आदेश देती है तो उसमें वो ये देखेगी कि निचली अदालत ने जिस याचिका को खारिज कर दिया था, याचिका में कहा गया था कि पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, उस जो निचली अदालत के फैसले को यहाँ चुनौती दी गई है। अगर निचली अदालत के फैसले को ये जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है सही पाती है तो फिर तो हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन अगर ये पाती है कि निचली अदालत ने सभी तथ्यों को नहीं देखा था सिविल जज ने और ऐसे ही याचिका खारिज कर दी, तो उसके बाद में मामले की सुनवाई एक बार फिर से सिविल जज के पास जाएगी और सिविल जज तब सारे तथ्यों को देखेंगे, सारे पहलुओं पर विचार करेंगे और उसके बाद सुनवाई आगे बढ़ेगी। तो 9 जून को यह तय होगा कि मामला एक बार फिर से सिविल जज के पास जाएगा या नहीं जाएगा, और सिविल जज के पास अगर मामला जाएगा तभी इस मामले की सुनवाई सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर और जो दलीलें हैं जो हिंदू पक्ष लगातार दे रहा है, एसआई दे रहा है, वो सारी दलीलें वहां दी जाएंगी और फिर एक लंबी सुनवाई होगी। क्योंकि अभी तक जो सुनवाई हुई है वो सिर्फ निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है, ना कि पूरे उस मामले पर जिसमें पूजा का अधिकार मांगा गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित गुप्ता इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे और इस समय की बड़ी खबर आपको बताएंगे। ज्ञानवापी विवाद पर खुलकर बोलने वाले एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर ओवैसी ने लिखा कि मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। तो बड़ा ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी का, मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ये एक बड़ा निशाना असदुद्दीन ओवैसी ने, और नीचे लिखा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम चीफ लगातार ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर, कुतुब मीनार विवाद को लेकर मुखर रहे हैं और आज एक फेसबुक पोस्ट ऐसा उन्होंने किया जिसको लेकर अब विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी के बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ओवैसी की पोस्ट पर गिरिराज सिंह का कहना है कि ओवैसी जो हैं वो सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं। ओवैसी सनातनी लोगों को गाली दे रहे हैं। सुन लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। सर, ये ऑल इंडिया मुस्लिम में जो AIMIM पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, उनका एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान दिया है। उसमें कहा है कि मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ये बयान ओवैसी साहब के हवाले से छापा दिया गया है उनकी पार्टी के ट्विटर हैंडल पे। मेरा मानना है कि ओवैसी भारत के सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। ये बयान नहीं है बल्कि गाली दे रहे हैं भारत के सनातन को। मैं कहूँगा कि ये ओवैसी वही हैं जो पूरा परिवार जहर उगलते हैं भारत के सनातन पर, भारत के हिंदुओं पर। ये ओवैसी अगर 1947 के पहले होते तो ये सुपर जिन्ना होते, और आज के भी ये सुपर जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको इतना ही शौक है अपने आप को जानने का, पहले वो अपने आप को जान लें कि वो कौन है, तो बेहतर होगा। गुलाम नबी आजाद जी के वक्तव्य बड़ा वायरल उनका एक, वो बता देंगे कि कौन किसका पूर्वज है और कौन किसकी बीबियां है। गुलाम नबी आज़ाद साहब की आप शायद उस बयान की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पूर्वज हिंदू थे, क्या उस बयान की बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल उसी बयान पे कह रहा हूं कि ओवैसी कम से कम गुलाम नबी आजाद से सीख तो लें, सभ्यता और संस्कृति भी तो लें। गुलाम नबी आजाद भारत के हिंदुओं को गाली नहीं दिया,
लेकिन ये तो गाली दे रहे हैं। ये देश को कतई बर्दाश्त नहीं, ये सामाजिक समरसता को तोड़ना चाहते हैं और ये दुनिया जानता है। अगर ये नहीं है तो औरंगजेब के दरगाह और कब्र पे कौन गया था चादर पहुंचाने? अगर मुगलों के से इनको स्नेह नहीं है तो बाबर की तारीफ कौन करता? ये तो सारे उन लोगों की तारीफ करते जो भारत के मुगल आक्रांता और लुटेरा थे। आप कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो ओवैसी साहब के भी पूर्वज हिंदू थे, आप ये कहना चाहते हैं? ये सीख लें कि उन्होंने क्या कहा है, नहीं हो तो जाकर के पूछ लें। वो 100 शरीर हैं, तब इनको समझ में आएगा। ये बैरिस्टर तो हैं लेकिन समाज को तोड़ने में इतना ये मशगूल हो गए हैं कि सारी बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो गई। तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया, फेसबुक पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया और उससे विवाद खड़ा हुआ और गिरिराज सिंह जो है उसका जवाब देते हुए आपने सुना कि सनातनी जो सभ्यता है उसका हमेशा ये विरोध करते हैं, हमेशा उसका अपमान करते हैं। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को गुजरात जाएंगे, 26 मई को हैदराबाद और चेन्नई और उसके बाद 28 मई को गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के राजकोट में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और ये पटेल समुदाय का कार्यक्रम है। बड़ी बात यह कि इस रैली में हार्दिक पटेल भी शामिल हो सकते हैं, वही हार्दिक पटेल जो अभी लगभग एक हफ्ते पहले कांग्रेस से अलग हुए हैं। 29 मई को प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।